Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Here's the another video of next chapter अपना साइंस का क्लास 8 डीएवी बोर्ड जो हम सेकेंड चैप्टर उठाने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉस. So if you like the video and if अपना कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको पूरी लिंक प्लेलिस्ट मिल जाएगी. जितने भी चैप्टर्स हैं सब वहीं पे अपडेट होंगे फर्दर. तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. चैप्टर नंबर 2 से इफ यू लाइक इट, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हमें पता है, ठीक है. जितने भी वी सी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, ठीक है. बिसाइड दीज कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम देख सकते हैं बट नेकेड आई से नहीं देख सकते. वी नीड समथिंग माइक्रोस्कोप एंड ऑल की हेल्प से देख सकते हैं. बट ऐसे हम रैंडमली अपना हाथ देखो तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं देखेंगे. माइक्रोस्कोप से देखोगे इसमें काफी सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है. These living organisms जो invisible है to the naked eyes but will visible under the microscope is called microorganisms, ठीक है. इनको अगर हम स्टडी करना चाहे तो इनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कह देते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड वायरसेस हो जाते हैं इसके अंदर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, प्रोटोजो हो गया, एल्गे हो गया. वायरसेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो तुम्हें पता लग जाएगा व्हाट इज वायरस, क्या क्या है सब. आगे तुम्हारा टॉपिक है, ठीक है. इन सब का कुछ ना कुछ फायदा है, कुछ ना कुछ नुकसान है, अपना अपना वो तो पता ही है हमें. ये देख लो एक बार. बैक्टीरिया, पैरामीशियम पिछले सेल वाले चैप्टर में भी देखा था, उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगी, जाके देख लेना. यूग्लेना, एमीबा, स्पायरोगायरा, ठीक है. टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सॉरी, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज पॉसिबल ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप. जब हमने कहा कि हम ऐसे देख ही नहीं सकते, जब तक माइक्रोस्कोप है ही नहीं तो तब हम देख नहीं सकते, तो डिस्कवरी भी कभी हुई होगी जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया उन्होंने, तब किसी ने देखा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा क्या है. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था रॉबर्ट हुक ने ना डेड सेल को देखा था. वैसे ही एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने फर्स्ट पर्सन था जिसने बैक्टीरिया की एग्जिस्टेंस को देखी, एक लिविंग सेल देखा, क्योंकि बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड है, ठीक है. With the help of modern microscope and other techniques, we came to know about lot about the microorganism. अब हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है जो लाइफ की, जो अपनी अर्थ पे है सबसे पहले, सबसे यही आई थी, सबसे ओल्ड है, ठीक है. ऑन दी बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर हमने इसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गे, ठीक है. ये एग्जाम्पल्स देख लो बैक्टीरिया की, ये फंजाई की, ये प्रोटोजोआ की, ये एल्गे की. एक बार नजर जरूर मारना इन पे. अब हम वायरसेस पढ़ेंगे. आई टोल्ड यू वायरसेस अपना एक टॉपिक है. वायरसेस सबसे यूनिक होते हैं क्योंकि अगर ये हमारी बॉडी के बाहर है तो ये नॉन लिविंग है, डेड है एकदम. जैसे हमारी बॉडी किसी भी होस्ट के अंदर ये एंटर करेंगे तो ये लिविंग हो जाएंगे. ये दोनों के करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, लिविंग के भी नॉन लिविंग के भी. दे आर फ्लोटिंग इन द एयर और सेटल्ड ऑन द डोर, कहीं भी मिल जाते हैं, कहीं भी लिटरल. दे आर नॉन लिविंग, जैसे कि सॉल्ट और शुगर हो गया, और क्रिस्टलाइज फॉर्म में हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं काफी काफी सालों तक. दे कम इन कॉन्टैक्ट विद सूटेबल प्लांट या एनिमल या बैक्टीरिया तो लिविंग के करेक्टरिस्टिक शो करने लग जाते हैं. किसी भी सेल को इन्फेक्ट करते हैं, जिस सेल में जाएंगे उसी को अपना वो बना के अपना उसी के अंदर उसी की चीजें यूज करके मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, बहुत फास्टली मल्टीप्लाई करते हैं. ये एक बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन पे रहते हैं. अगर तो बाहर है तो नॉन लिविंग, जैसे ये मेरी स्किन पे है तो नॉन लिविंग, मेरे अंदर चले गए तो लिविंग. तो इनकी बॉर्डर लाइन पे ही रहते हैं हमेशा. ये डिफरेंट शेप्स ऑफ वायरसेस हो गई. देखो इसकी डिफरेंट, इसकी डिफरेंट 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 सब. सॉरी. वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कहाँ रहते हैं, कहीं पे भी मिल जाते हैं, हमने अभी देखा था. चाहे आइस कोल्ड वाटर हो, चाहे हॉट स्प्रिंग्स हो, चाहे ड्राई मार्शी एरिया हो या फिर सेलाइन वो एरियाज हो, मतलब हार्श टू हार्श एनवायरनमेंट भी ये सरवाइव कर जाते हैं.
कुछ जो है उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, कुछ को नहीं चाहिए होती। सॉइल में भी मिल जाएंगे, ओशन फ्लोर पे भी मिल जाएंगे, हाई डीप अंडर, हाई इन एटमोस्फेयर एंड डीप इनसाइड द रॉक्स विद इन द अर्थ क्रस्ट, हर जगह मिल जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में भी मिल जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में मिल जाते हैं, अपनी माउथ में, थ्रोट में, थ्रोट में, नोज में, एलिमेंट्री के नाल में, काफी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब हर जगह होते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं मिलेंगे। अब हम डू यू नो देखते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स कौन से होते हैं, जो अडाप्ट करते हैं themselves, have adapted themselves so they can survive or and even thrive in the conditions that are normally fatal to most of the life organism। मतलब हार्श से हार्श इन्वायरमेंट है, ये सब सह जाएंगे, जो अगर हम नॉर्मली हम वहां जाने की सोचे तो हम मर जाएंगे वहां जाएंगे तो। हाइपरथर्मोफाइल्स कौन से होते हैं, जो जिनका एक रेंज है टेम्परेचर का, 80 डिग्री सेल्सियस से 122 डिग्री सेल्सियस के बीच बीच में रहेंगे। इन्हें ये हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स वगैरह में मिलते हैं। इनकी एक रेंज है, ये तो कहीं भी चल जाएंगे, किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकते हैं ये तो। हाइबोलिट्स की बात करें तो सिर्फ इनसाइड द रॉक्स मिलेंगे, वो भी कोल्ड डेजर्ट्स के अंदर। और क्रायोफाइल्स की बात करें तो ये एक बेटर टेम्परेचर, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर है तो उसी में मिलेंगे। कॉमनली कोल्ड सॉइल्स वगैरह में, पोलर आइस, कोल्ड ओशन वाटर्स वगैरह में मिल जाते हैं हमें। ठीक है। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में उनका क्या काम है? डिकम्पोजिशन प्रोसेस में, मेंटेनिंग दी बायोजियोलॉजिकल साइकिल्स, जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन साइकिल्स वगैरह होते हैं, बड़ी हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे तुम इनकी डिटेल्स। दे आर यूजफुल एंड बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। और हार्मफुल भी होते हैं, जैसे हमारा फूड स्पॉइल कर देते हैं, डिसीजेस कॉज कर देते हैं। ठीक है, वो सब हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल कंडीशन के अंदर आर बॉडीज हाउस अ लार्ज बॉडीज हाउस अ लार्ज पॉपुलेशन फॉर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर हाउएवर केप्ट इन द बैलेंस एंड आर यूजुअली हार्मलेस। अपनी बॉडी में वो काफी ज्यादा इफेक्टिव, मतलब इसेंशियल काम भी करते हैं, जो हमारे लिए जरूरी भी है, important for our body। they form a essential system that helps our body। हमें नुकसान भी करते हैं, हमारा फायदा भी करते हैं। अब हमारा फायदा कैसे कैसे करते हैं हम ये देखेंगे। फूड के अंदर कर्ड, मम्मी को देखा होगा कर्ड बनाते हुए कभी, तो उसके अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही तो होता है जो कर्ड बनाने में हेल्प करता है। वो मिल्क के अंदर हम थोड़ी सी कर्ड ऐड करते हैं, वो इनोक्यूलम का काम करता है। उसके बाद वो मिल्क, नॉर्मल जो मिल्क है उसके अंदर जैसे जैसे हम उसे फेवरेबल टेम्परेचर देते हैं, मम्मी गर्म करती है ना, फिर मम्मी कहती है ज्यादा गर्म हो गया, कम गर्म हो गया, है ना, ठीक है, इस हिसाब से मम्मा देखती हैं। तो तुम पूछना मम्मा से रात को हम जब कर्ड जमाएंगी। तो मिल्क के अंदर वही बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही होता है जो ग्रो करता है और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। वैसे ही कुछ फंजाई वगैरह यूज होते हैं, कुछ बैक्टीरिया यूज होते हैं जिससे हम चीज बना लेते हैं। ये तो घर में नॉर्मल डेली बेसिस पे होता है, कभी भी देख लेना जाके। फिर हम फर्मेंटेशन वगैरह में, जितने भी तुम इडली खाते हो, डोसा खाते हो, सब खाते हो, ये सब में यीस्ट यूज करते हैं हम। ये क्या करता है, रैपिडली प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और फिर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो डो के अंदर ट्रैप हो जाती है। और तुम देखना डो थोड़ा सा ना मतलब क्वांटिटी बढ़ जाती है उसकी। फिर या फिर हम बैटर्स वगैरह में, इडली डोसा वगैरह में, क्या, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उसका, ये फ्लफी और सॉफ्ट बना देता है। इस ये जो जब हम यूज को यूज करके उसे फ्लफी और सॉफ्ट बनाते हैं ना, तो इस प्रोसेस का काम, इस चीज को हम बोलते हैं, मतलब ये प्रोसेस होता है हमारा फर्मेंटेशन का। बेकरीज वगैरह में कॉमनली यूज होता है। एल्कोहलिक बीवरेजेस बनानी हो तो भी बहुत यूजफुल है, जैसे कि अल्कोहल बनाना है, वाइन बनानी है, एसिटिक एसिड वगैरह, ये सब बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। फंजाई हो गया, जैसे कि यीस्ट कन्वर्ट कर देता है नेचुरल शुगर्स जो कि सीरियल्स वगैरह में होती है और फ्रूट्स में होती है, टू एल्कोहल। एल्कोहल इज देन यूज टू मेक एल्कोहलिक बेवरेजेस। और जो एसिटिक एसिड होता है उसको हम कॉमनली विनेगर बोलते हैं। इसका भी सेम सही प्रोसेस होता है, जैसे हमने यहाँ ऊपर देखा। अल्कोहल से अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए, ये देखो, मैं हाईलाइट करना भूल गई इससे। ये मिल्क टेस्ट स्वीट
टिश बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द शुगर कॉल्ड लेक्टोस। इसके अंदर लेक्टोबैसिलस होता है जो कन्वर्ट करता है लेक्टोस ऑफ द मिल्क टू द लैक्टिक एसिड इन द कर्ड। मिल्क क्यों मीठा मीठा करता है? क्योंकि मीठा मीठा टेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर शुगर होती है, और शुगर का नाम क्या होता है? लेक्टोस। सीवेज ट्रीटमेंट, सॉरी, सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें, सम बैक्टीरिया आर यूज इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज। इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसे हम एफ्लुएंट बोलते हैं, उससे हमें प्रोसेस का नाम है बायोएगमेंटेशन। ये भी तुम हाई क्लासेस में प्रॉपर डिटेल में पढ़ोगे। बस इतना है कि सीवेज वगैरह क्लियर करने के लिए भी, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ बैक्टीरियाज का ही ज़रूरत होती है, मिथेनोजेंस वगैरह। तो ये तुम हायर में क्लास में जाके डिटेल्स में पढ़ोगे, तो डिटेल्स में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। अब इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन हेल्थ में? काफी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी एलिमेंट्री केनाल, जैसे कि काउज वगैरह की, काउ की र्यूमेन के अंदर मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। उनका काम क्या है कि वो उनकी डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड वगैरह में हेल्प करेंगे। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आर लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प इन द बाउल मूवमेंट। तो अपनी इंटेस्टाइन के अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, काओ के अंदर भी है। ये सारे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड वगैरह में काम करते हैं। फिर एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन करनी है तो भी ये काम आते हैं। एंटीबायोटिक्स होते ही हैं, ये केमिकल्स हैं जो इनहिबिट करेंगी ग्रोथ ऑफ द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अफेक्टिंग देयर लाइफ प्रोसेसेस। जो अपने अंदर जितने भी हार्मफुल, हम डॉक्टर पास जाते हैं, वो कहते हैं नहीं एंटीबायोटिक ले लो, क्यों कहता है? वो ये यही केमिकल्स देता है हमें, जिसके अंदर जो जितने भी हमारे अंदर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे किल हो जाएं, हम उनसे बच सकें। उनकी नॉर्मल लाइफ प्रोसेसेस को इफेक्ट कर देता है वो। जैसे पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है, और इराइथ्रोमाइसिन भी एंटीबायोटिक है, जो फंजाई और बैक्टीरिया से मिलती है हमें। इससे डिसीजेज वगैरह कौन सी, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा वगैरह जैसी डिसीजेज हो जाती हैं, जो एंटीबायोटिक्स ले लेके हम अपने आप को बचा सकते हैं, नहीं तो काफी ज्यादा इफेक्ट कर देंगे अपने को। ये एंटीबायोटिक्स का भी होता है कि तुम ये नहीं कि जब मन करे एंटीबायोटिक्स ले लोगे, उसके लिए तुम्हें डॉक्टर पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर जितनी देर की जितनी डोजेज बोलेगा और जितनी देर के लिए लेने पड़ेगा, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। ये नहीं कि अच्छा मेरे को बेटर लग रहा है एक दिन लेके तो मैं अगले 2 दिन की दवाई नहीं लूंगा, तुम मिस नहीं कर सकते। तुम्हें कोर्स शुरू से शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो जितनी देर का कोर्स वो देता है तुम्हें मतलब करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे अंदर तुम्हें एक दिन के लिए लगेगा पर तुम बहुत जल्दी बीमार हो जाओगे वापस से, क्योंकि हो सकता है वो भी सारे किल ना हो। मे मेक देम इनफेक्टिव व्हेन यूज्ड इन फ्यूचर। अगर हम नहीं पूरा कोर्स लेते तो हो सकता है वो तुम्हें दवाई दोबारा असर ना करे। इफ दे आर टेकन व्हेन नॉट रियली रिक्वायर्ड दे मे किल सम यूजफुल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर जरूरत नहीं है तो बिना बात के ले लोगे, तो तुम्हारे अंदर कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। ये नहीं कि सारे के सारे बैक्टीरिया खराब हैं। हमने अभी देखा यहाँ पे कि अपनी इंटेस्टाइन में कुछ यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, वो भी मर जाएंगे, फिर तुम कहाँ जाओगे? व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, तो अपनी बॉडी के अंदर स्पेशल काइंड ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं जो उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और फटाफट से एंटीबॉडीज पर बनाना शुरू कर देते हैं। एंटीबॉडीज उन्हें आइडेंटिफाई करती है और डिस्ट्रॉय करती है सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को। अपनी बॉडी के अंदर WBCs वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं कि अच्छा ये बंदा आया था, अगर ये दोबारा अपनी बॉडी में आएगा ना तो हमें फटाफट ऐसे रिफ्लेक्स सेक्शन अपना शुरू कर देना है। तुम्हारे साथ कोई, तुम्हें पता है तुम तवे पे हाथ लगाओगे तो तुम्हें दर्द होएगा, तो फटाफट तुम्हें पता नहीं ये नहीं करना है, तो बॉडी ने भी पहचान लिया कि अच्छा ये आया, इसको एंट्री नहीं देनी। तुम एक बंदे को जानते हो तो फिर तुम्हें पता होगा वो कितना अच्छा है कितना बुरा है। अगर नहीं जानते तो पहले टेस्ट करना पड़ेगा ना, वो टेस्ट उसने करके याद रख लिया, अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया। अब जो उसने स्टोर करी मेमोरी, वो तुम्हारी इम्यूनिटी बन गई। अगर दोबारा कभी आएगा तो तुम्हें बीमार नहीं कर सकता वो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को पता है ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वो आते ही किल करना शुरू कर देगा। उसके बाद सब अपने, वो पता है उसको कि कैसे उसे मारना है, उसके हथियार वगैरह सब रेडी हैं इस बार। This is called immunity. Immunity is therefore the natural ability of the organism to have inbuilt mechanism to resist and destroy the infection that some microorganism may cause. Immunity क्या होती है? Natural ability है तुम्हारी, जो अपने अंदर है,
इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो रेजिस्ट करती है या फिर डिस्ट्रॉय कर देती है जितने भी जो गलत माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे अंदर आई है, उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। इम्यूनिटी जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही लेनी हो। कई बार अब तुम्हें आके कोई सांप काट गया, तो तुम क्या वेट करोगे अभी हमारी मेरी बॉडी इम्यूनिटी बनाएगी, फिर मैं उसको, फिर उससे लड़ेगी, फिर उसके बाद तुम देखोगे अच्छा, तब तक तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो कुछ कई बार हमें इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के थ्रू ऑरली भी ले लेते हैं, कुछ मतलब इंजेक्ट करनी पड़ती है। दो टाइप की इम्यूनिटी भी होती है, वो हम बाद में देखेंगे, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है अभी, मतलब हायर क्लासेस में आएगी। Vaccination is important way to build immunity. A vaccine produces immunity to a disease by stimulating the production of antibiotics. Vaccination का काम है तुम्हारी बॉडी में कुछ डेड तरह के, वही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारी बॉडी में आएगा लिविंग, और तुम्हें हार्म करने की कोशिश करेगा, वो डेड फॉर्म में डाल देंगे और तुम्हारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी ऑलरेडी बना के रख लेगी। बाई चांस से तुम्हारे अंदर आता है तो तुम्हें बीमार नहीं कर पाएगा वो। वैक्सीनेशन वैक्सीन आर सस्पेंशन ऑफ किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो मरे हुए या उनके जो जो तुम्हें हार्म कर सकता था पार्ट, उसके अंदर वो पार्ट नहीं होगा। द प्रोडक्ट्स और डेरिवेटिव्स ऑफ सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्ट कॉमन मेथड जो होता है वो इनॉक्यूलेशन होता है, या फिर ऑरली भी दे सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड। डू यू नो एडवर्ड जेनर इंग्लिश डॉक्टर था, वैक्सीनेशन का प्रोसेस इसी ने शुरू किया था 1796 के अंदर। काउ पॉक्स जो अपना स्मॉल पॉक्स है अब अपने पास है नहीं, पहले था, लोग बहुत ज्यादा बीमार होते थे स्मॉल पॉक्स से, पर अब पूरी तरह इरेडिकेट हो चुका है, अब किसी को स्मॉल पॉक्स नहीं होता यहाँ पे, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, कोई केस नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एग्रीकल्चर में यूज होता है, सम बैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे वगैरह हो गया, जिसे साइनो बैक्टीरिया भी बोल देते हैं, इनका काम होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, और इस प्रोसेस को, इसको ही हम बोल देते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोल देते हैं जो बायोलॉजिकली नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो थी उनको जिस फॉर्म में हमें नाइट्रोजन चाहिए उस फॉर्म में फिक्स करके दे देगी। राइजोबियम तुमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होती है रूट नोड्यूल्स के साथ लेग्यूमिनस प्लांट्स के, और इसका काम क्या है कि सॉइल को नाइट्रोजन कंपाउंड से इनरिच कर देना, उसको नाइट्रोजन को बार बार वो फिक्सेशन करके देती रहती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम था, लास्ट क्लास में पढ़ा था, याद हो तो। साइनोबैक्टीरिया डू द सेम इन द राइस फील्ड्स एंड इन द एसोसिएशन ऑफ द रूट ऑफ द साइकस प्लांट। ठीक है। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स डायरी सप्लीमेंट्स ऑफ लाइव बैक्टीरिया या फिर यीस्ट। ये इनका काम है कि वो प्रिवेंट कर सकें या ट्रीट कर सकें जितने भी डिसीजेज हैं थ्रू नंबर ऑफ मैकेनिज्म। इन कैसे ट्रीट करते हैं? बाय इंटरैक्टिंग डायरेक्टली विद द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, टेकिंग इट हार्डर देम टू कॉज द डिसीज। या तो उनके साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करेंगे और उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल कर देंगे, उस कंडीशन, ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देंगे कि वो कर ना पाए, तो बीमार ना कर पाए। या फिर एन एग्जाम्पल देते हैं वो, इंजेक्शन ऑफ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया टू प्रिवेंट और ट्रीट डायरिया। These organisms help to reinforce the natural bacteria barrier that exists on the lining of digestive tract। अपनी digestive tract की lining के ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट कॉज डायरिया। पैथोजेनिक मतलब जो तुम्हें बीमार कर सके, वो हार्मफुल बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बोल देते हैं। यूज इन एनर्जी या फ्यूल प्रोडक्शन, काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें इथेनॉल बनाने में काम आते हैं बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स एंड प्रोड्यूस मीथेन इन द बायोगैस रिएक्टर्स। काफी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इथेनॉल बनाने में काम आते हैं बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, या प्रोड्यूस करते हैं मीथेन इन द बायोगैस रिएक्टर। बोथ इथेनॉल और मीथेन आर यूज एज द फ्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इथेनॉल और मीथेन दोनों को हम यूज करते हैं ताकि एनर्जी की प्रोडक्शन कर सकें। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे जो प्लांट और एनिमल हैं जो मर गए, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं वो पड़े पड़े अपने आप गायब हो जाते हैं, और उनके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी भी होती है, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है जो हमारे जो सॉइल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसे, तभी हम कहते हैं वो उसको सॉइल में बरी कर देते हैं ताकि उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले ले, मिनरल्स ले ले।
ठीक है, तो उसको हम कैसे करते हैं, जो डीकम्पोजेज होते हैं वो भी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो सारा ऑर्गेनिक मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, और ये क्या सॉइल का ही एक पार्ट बन जाते हैं। सॉइल तो इनरिच हो गई, वो तो प्लांट और एनिमल वगैरह तो मर गए, ठीक है। उनके अंदर के जितने ऑर्गेनिक मटेरियल, जितना न्यूट्रिएंट, जितनी एनर्जी थी, वो सारी सॉइल में कन्वर्ट हो गई। दिस प्रोसेस eventually replenishes nutrients back to the ecosystem, thereby allowing the plants to grow. बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं ऐसे कॉमन डिकम्पोजर्स हैं, ये हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन में। एंड दैट इज ऑल फॉर द पार्ट 1। हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो तुम्हें कल सुबह तक मिल जाएगी फॉर श्योर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।